फ़र्क ये पड़ता है क्योंकि अभी आप लोग यहाँ घर पे बैठते हैं, घर पे हमें कंपटीशन नहीं मिलता है, बाहर जाके हमें कंपटीशन मिलता है। कंपटीशन हमेशा अनहेल्दी नहीं होता है, हेल्दी भी होता है। आपका ग्रुप डिस्कशन, पीयर प्रेशर कई बार हेल्दी होता है। आपको उनकी वो पता चल जाती है कि उनकी क्या है, प्रोग्रेस कितनी है। आप उनसे सीखते हो, जब डिस्कशन होता है उसके थॉट्स सीखते हो, तो वो चीज़ें वो हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। अब ऐसा वो इंसान के ऊपर है। उनको लगता है अगर मैं बाहर के माहौल में ग्रुप डिस्कशन करके अच्छा पढ़ सकता हूँ तो बेशक जाइए। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैं अपने आप से कर लूँगा। तो अब आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की मटीरियल बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ें, वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट कोचिंग में क्या है, निगेटिव एफर्ट आपका बच जाता है। कई बार कोचिंग वाले सिंप्लीफाई करके दे देते हैं कि ये आप इस डायरेक्शन में मत जाइए, निगेटिव एफर्ट है। आपने पता चला पूरी बुक पढ़ ली है, पूरी बुक में कुछ वो काम का है नहीं, तो उसमें कैसे करें। तो कोचिंग में ये तो है। अभी पर्सनल चॉइस हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं निकाला जा सकता। वो भी एग्जाम्पल है, बिना कोचिंग के भी निकाला जा सकता है। कोचिंग भी, और कोई ये कहे कि कोचिंग रेलेवेंट ही नहीं है बिल्कुल भी, वो बेवकूफ़ बना रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कम परसेंटेज ऐसा है बच्चों का जो बिना कोचिंग के आ रहे हैं। कोचिंग वो इसलिए करता है क्योंकि उनका एफर्ट बच जाता है, नेगेटिव एफर्ट बच जाता है, कॉम्पिटिशन मिलता है वहाँ पे। आप तो अभी भी थोड़ा करके बच्चों के घर में बैठ के कहाँ आपको एक्सपोजर मिलता है, बाहर जब जाते हो तो बहुत एक्सपोजर मिलता है। इट्स नॉट अबाउट कि पैसा कमा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, अबाउट कि आप लर्निंग ज़्यादा हो। बहुत सारे लोग तो इसीलिए लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा जाते हैं। कोचिंग भले ही नहीं करते, वो क्या करते हैं कि फिक्स कर लेते हैं लाइब्रेरी का टाइम, लाइब्रेरी का ग्रुप बना लेते हैं बच्चे, तो वहाँ पर डिस्कशन हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि उनको पढ़ के समझ नहीं आता, उनको सुन के ज़्यादा याद हो जाता है। तो मान लो किसी ने वहाँ से किसी टीचर ने या किसी उनके लेक्चरर ने बोल दिया तो उसको उसकी बातें ज़्यादा रिटेन कर जाती है, तो वो इसलिए कोचिंग जा रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कोचिंग की पूरी फीस जमा करी है, वो 2 दिन ही क्लास ले रहे हैं क्योंकि उनको मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने पीयर प्रेशर में या ऐसे सोच के सोचा सीखो कोचिंग चले गए, लेकिन उनका नेचर ऐसा है कि उनको अकेले पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो ये एंटायरली आपका पर्सन टू पर्सन डिपेंड वो करता है कि आप कैसे करते हैं। दूसरा ये किसी ने एक सवाल पूछा था, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, भूल गई। आजकल ऑनलाइन का ना चक्कर क्या है, जैसे इस बच्चे ने एक बात बोली बहुत अच्छा कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ, जब दूसरी बार पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सब आता है। ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ऑनलाइन चीज़ों का। आप जब वीडियोस देखते हो ना तो आपको एकदम समझ आ जाता है कि मुझे सब कुछ आ गया है, लेकिन वो मेमोरी बहुत क्षणिक होती है, जिसे बोलते हैं बहुत कम है, आपको नहीं आता कुछ भी। जैसे मान लो मुझे पेंटिंग पसंद है, मैंने एक पेंटिंग का ट्यूटोरियल देखा, जो सामने पेंटिंग बना रहा है, मैंने ट्यूटोरियल देख के सोच लिया कि वाह ये पेंटिंग मुझे आ गई और मैंने बना ली। लेकिन जब मैं बनाने बैठूंगी ना, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि मुझे उस ट्यूटोरियल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे ना तो ऑनलाइन आपका दिमाग ख़राब कर जाएगा, तो उसमें उतना ही उलझिए। बहुत ज़्यादा वीडियो, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल देखने से अच्छा है कम देखो, कम देख के उसको बंद करके खुद से प्रैक्टिस करो, तभी वो स्टैटिक रहेगा। आप भले ही दूसरों के सामने बोल दोगे कि मैंने तो इतने सारे वीडियोस देख लिए, मुझे ये आता है, लेकिन आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे होंगे। दूसरा कोई बेवकूफ़ नहीं बनता, हम अल्टीमेटली अपने आप ही बेवकूफ़ बनते हैं। नहीं आता है, बिलीव में नहीं आता है, मेरे साथ आज तक भी होता है। और आज तक भी आपके साथ एक बार आप बुक पढ़ लोगे, दूसरी बार देखोगे, देख के आपको बस एक वर्ड पकड़ लोगे, हाँ ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, हल्का हल्का सा याद है। जब लिखने बैठोगे कुछ भी नहीं आता, डब्बा गोल। तो उसका तरीका क्या है, रिवीजन। बिना रिवीजन के पक्का होगा ही नहीं। जब तक आप उसको 10 बार देखोगे नहीं, 10 बार पढ़ोगे नहीं, तो नहीं आएगा। कुछ चीज़ें तो आपको बाय हार्ट या रिवाइज करनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता होना चाहिए सारे आर्टिकल। बेसिक राइट्स है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स जो भी है आपको वो पता होना ही चाहिए। बेसिक प्रोसेस पता होनी चाहिए, बेसिक थ्योरीज, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स, ये सब आनी ही चाहिए। तो वो बाय हार्ट करोगे ही करोगे, और वो ऐसा नहीं कि एक ही साथ करते बैठ जाओगे, धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे, लेकिन रिवाइज करते चलो। तो इसलिए ये कभी मत करना। ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं उनको मेरी यही एडवाइस है, आप देखो वीडियो, नो डाउट बहुत अच्छा समझ आता है, वो लोग बहुत अच्छे से प्रोसेस को, किसी चीज़ को अच्छे से समझाते हैं, लेकिन देखने के बाद खुद से भी उसको फिर एनालाइज करो। या एक काम कर लो, वीडियो देखा है 10 बच्चों को बैठा के अपने आप उनको दे लो। जब आप देने जाओगे ना, जब आपको पता है कि मुझे इतनी क्लास को गैदर करना है, तब आप अपने आप ही 5 बार उस वीडियो को देख डालोगे, फिर अपने नोट्स भी लिखोगे
कि हाँ इसमें क्या क्या बेसिक बातें थी, तब भी उतना अच्छा नहीं दे पाओगे। और आप सोचते हो कि बस मैं एक बार उसको देख के मैं यूपीएससी के आंसर लिख लूँगा, वो भी एग्ज़ाम कब होगा, 3 साल बाद। तो उसको ना करें, बार बार देखिए, बार बार क्लियर कर ले। एक वीडियो देखे उसको बिल्कुल क्लियर करके कॉन्सेप्ट को समझू के दूसरों को, जब तक आप दूसरों को बताते हो, दूसरों को 3-4 बार समझाते हो तो आपको एकदम याद है। टीचर्स को इसलिए तो मेमोरी रहती है ना, टीचर्स एकदम बार बार उन्होंने बच्चों को पढ़ाया तो उनको याद है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। दूसरा, आपको इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिथौरागढ़ में भी हैं तो अभी तो ऑनलाइन मटेरियल भी इतना है, लेकिन आपको तरीके से पढ़ना है, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। कोई आपको ये नहीं कहेगा, आपको कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगा कि आप इतने रिमोट डिस्ट्रिक्ट से, पिथौरागढ़ से हो तो इनको कॉम्पिटिशन में कोई रिलैक्सेशन दे जाए, कोई नहीं देगा। बच्चे नहीं हो, अब मैं छोटे बच्चों को तो समझा सकती हूँ आपको चार के, लेकिन आपको आगे लीड करना है, आपको एक ऐसा एग्ज़ाम क्लियर करना है जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट चलाना है। फॉल्स होप नहीं दूंगी, कंपटीशन टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, उतना ही टफ आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो क्रिब करना अब ये छोड़ दीजिए कि हम यहाँ बैठे हैं, दूसरे यहाँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही इससे भी ख़राब वातावरण में बैठ के पढ़ के क्लियर करते हैं एग्ज़ाम। तो अपने आप को उन एग्जाम्पल को देख के मोटिवेट हो गया। मैं अपने फ्रेंड की स्टोरी बताती हूँ। 2016 बैच है, बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं। अंसर से किसी ने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग करते होंगे। वो 23 साल की उम्र में, इज द यंगेस्ट, टीना डाबी एंड वो मेरे बैच के दोनों यंगेस्ट IAS ऑफिसर हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, टीना डाबी तो खैर दिल्ली में बोर्न एंड बॉटअप है, उसने तो उसको तो अच्छा। अंसर उस फैमिली से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र की एक बहुत छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता है, मुस्लिम परिवार है एक तो। दूसरा, उसके पापा हाँ सेकुलर हैं, 2-3 शादियाँ उनकी हुई हैं, बहुत सारे सिबलिंग्स उसके हैं। उसने तब पढ़ाई करी है, उसका जब एग्ज़ाम होने के बाद जब वो फ्रिक्सन कॉलेज गया पुणे में, तब उसके पास चप्पल भी नहीं थी। उसने वेटर का काम किया है कॉलेज के साथ साथ पढ़ते हुए। वेटर का काम करते करते भी उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया बच्चे ने, 23 साल की उम्र। तो ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, मतलब आपको सही स्ट्रैटेजी, सही निगेटिव चीज़ों से बचना होगा। अपना टाइम मैक्सिमम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो वहाँ यूटिलाइज करना होगा। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लड़कों में भी लड़कियों में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। बायोलॉजिकल है, नेचुरल ये भी डिस्ट्रैक्शन भी होंगे, लोगों का पीयर प्रेशर भी होगा, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा दूसरे लोगों को देख के। ये सबके लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी में ही एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ऐसा सोच लो कि सबके में आते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं वो क्या करते हैं, इनसे ओवरकम कर लेते हैं। क्यों ओवरकम करते हैं? उनका एक गोल होता है कि हाँ मैंने यहाँ, मुझे यहाँ जाना है, बीच में कोई भी चीज़ें आए मुझे नहीं सुनना है किसी की। लोग बहुत परेशान करते हैं जब एग्ज़ाम नहीं क्लियर नहीं होगा आपका, सब लोग पूछते रहेंगे, अच्छा तुम वो एग्ज़ाम लिख रहे थे उसका क्या है, अच्छा तुम ये कर रहे थे उसका क्या हुआ, कुछ रिजल्ट आया। सब लोगों की नज़र रहेगी आप पे कि हाँ आपको, और इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि आप मुझे कोई रिजल्ट देना ही देना। लेकिन वो मत रखिए, उनके लिए मत करिए, आप अपने लिए करिए। सेल्फिश बनिए, अपना टाइम जितना बचा सकते हो बचाइए। ब्लंटली जिसको, जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा, जो आपको परेशान करता है, कट आउट कर दीजिए। बी रूथलेस, एग्ज़ाम रूथलेस है, आपको चांस नहीं देगा। ऑब्जेक्टिव है, वो ये नहीं देखेगा कि इस बच्चे की कितनी सारी समस्याएं थी। एग्जामिनर या वो बैठ के जज नहीं कर रहा होता कि ये कितनी प्रॉब्लम से गुजर के आया, चलो मैं इसको एक्स्ट्रा नंबर दे देता हूँ इस बात के, कोई नहीं देता है। तो आपको वो भी अपने उसमें ही लाना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को एक्सेल नहीं करोगे, अपने आप एक्सेल कैसे करोगे? नॉलेज से। नॉलेज कैसे आएगी? जब तक आप बार बार पढ़ोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे। आंखें खुली रखो अपनी, ऑब्जर्व करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उनको समझने की कोशिश करो। बिल्कुल किताबी ज्ञान ही सब कुछ ज्ञान नहीं है। सोसाइटी में ये चीज़ें हैं, सोसाइटी की चीज़ों को समझना शुरू करो, डिस्कशन में पार्ट लो, गो टू गवर्नमेंट ऑफिसेस। कोई नहीं बताएगा ये आपको। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं गवर्नमेंट की स्कीम से आते हैं, रट्टा मार रहे होते हैं, लेकिन कभी अपने ब्लॉक नहीं जाके देखा होता हमने, कभी पटवारी से बात नहीं करी होती है, कभी ग्राम विकास अधिकारी से बात नहीं करी होती। वो जिस आसान लैंग्वेज में आपको स्कीम समझा देगा, उस स्कीम को आप 1 महीना पढ़ते हुए भी नहीं बैठ पाओगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं उस तरफ भी थी और अब मैं इस तरफ हूँ, तो मैं देखती हूँ। कहती ये स्कीम्स हम रट्टा लगाया करते थे यूपीएससी में, आज हम इनको रन कर रहे हैं। स्कीम्स तो वही है ना 4-5 सालों की। अब मैं 3-4 साल पहले उसी स्कीम्स को पढ़ रही हूँ, रट्टा लगा रही हूँ कि ये स्कीम ऐसी है, किन लोगों को बेनिफिट करती है, क्या है इस स्कीम का उद्देश्य, क्या नहीं है। और अभी हम उसको
दे रहे हैं तो हम जब उसको देते हैं तो हमें उसकी सारी चीज़ें पता हैं। तो आप लोग ऐसा भी तो डाउट निकाल सकते हो कि हाँ ठीक है, मुझे गवर्नमेंट ऑफिस देखने हैं या मुझे प्राइवेट एक चीज़ें देखनी है, उससे आपका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी। आपको लगेगा कि मैंने वेस्ट कर दिया, वो वेस्ट नहीं होता है। जब आप आंसर लिख रहे होते हो वो आंसर में नेचुरली आ जाता है चीज़ें। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम तो ऐसे बताई जा रही, कैसे आएगा नेचुरली, लेकिन आ जाएगा, बिलीव मी आ जाएगा, सबका आता है। हर एक कोई भी छोटा भी एक्सपीरियंस, कोई छोटी भी बात आपको क्योंकि अब इस लेवल पर बैठे हो, आप सभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो सबके पास दिमाग तो है ही ना। यहाँ आके बैठ के वरना अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी होगी। बस ये है कि हमें उसे कैसे एनहांस करना है, कैसे देखना है चीज़ों को। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई, बहुत सारे लोग ने बताएंगे, कभी भी एक्सट्रीम व्यू लेके ना चलिए, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, चाहे वो कुछ भी हो। एक्सट्रीम व्यू यूपीएससी वाले नहीं मानते हैं। मान लो मुझे तो पसंद है, मुझे तो एक पर्टिकुलर पॉलिसी ये पसंद है, बस मैं उसी का अनुभव हो जाऊँ, डोंट डू दैट। वो एग्ज़ाम में आप अभी से उसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आंसर में भी रिफ्लेक्ट होगी। आंसर में अगर आपने एक्सट्रीम व्यू ले लिया ना, तो आप या तो 0 होंगे या फिर 0 होंगे, डिपेंड कैसे करेगा जो एग्जामिनर चेक कर रहा है। आपने अगर उसकी आइडियोलॉजी से मैच कर लिया तो वो तो बहुत अच्छे नंबर दे देगा, और जिसने आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करा वो आपको 0 नंबर देगा। तो इसलिए सब लोग बोलते हैं कि बैलेंस करके चलिए। आपने एक व्यू इसका दिया, एक व्यू इसका दिया, अपना जो नेचुरल व्यू देंगे वो बैलेंस करके चलिए। एग्जाम्पल, कुछ लोग बोल सकते हैं डिमोनेटाइजेशन अच्छा था, कुछ लोग बोल सकते हैं डिमोनेटाइजेशन खराब था। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के सपोर्टर होंगे वो बोलेंगे डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छी पॉलिसी थी, एफपीसी कानून बहुत अच्छा वो पहले ये था। दूसरे सपोर्टर बोलेंगे नहीं ये खराब था, वो था। तो आप एक ही विचारधारा को मत लीजिए। पहले वाली विचारधारा के निगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट कलेक्ट करिए, दूसरी वाली विचारधारा के निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, फिर आपका क्या कंक्लूजन है उसको देखिए कि आप क्या ऐसा सॉल्यूशन दे सकते हो जो इन दोनों के बीच में है। नहीं दे सकते हो तो कि उसको एंड कर दीजिए कि हाँ इस पर विचार होना चाहिए। सबके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट को बैलेंस करते इस पर विचार होना चाहिए। अगर अपना दे सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दे पा रहे तो इस तरह एंड करना है, सवाल को इस तरह एंड करना है। कभी भी एक्सट्रीम वो मत लीजिएगा। इसका मैं एग्जाम्पल भी बताती हूँ एक्सट्रीम का। मेरे साथ दोनों एग्ज़ाम में हुआ है। दोनों एग्ज़ाम में क्या है कि मेरा पहला जो अटेम्प्ट था जिसमें मेरा IRS में हुआ था, उसमें ऐसे की वजह से मेरा ख़राब गया है। जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था इस वाले में, ऐसे की वजह से मेरी रैंक पड़ी। तब मेरी रैंक 451 आई थी पहले वाले 2012 में। उसमें मुझे 300 नंबर के ऐसे में से केवल कितने मार्क्स मिले, 73। बाकी मेरे मेंस में बहुत हाई स्कोर था, इंटरव्यू में मुझे 210 नंबर मिले थे, तब भी मेरी रैंक आ गई थी 73 मार्क्स होने के लिए ऐसे में। और तब कैसे ऐसे भी ऐसा था गांधी जी का स्वराज, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, दोनों ही मेरे से बैलेंस करके चलता था, ठीक है। और गांधी जी की वजह से ही मुझे इंटरव्यू में 210 नंबर मिले थे, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछ लिया तुम्हारा आइडियल कौन है, मैंने गांधी जी बता दिया। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी तो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। मैंने कहा नहीं, वो प्रैग्मेटिक थे, आइडियलिस्टिक कौन बोलता है उनको। तो मैंने एस्टैब्लिश कर दिया वहाँ कि मेरा आइडियल क्यों है और क्यों इंटरव्यू में, सीधे 210 नंबर। लेकिन वही क्या हुआ, मैं ऐसे में एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। ऐसे में क्या हुआ, मैंने एक्सट्रीम व्यू ले लिया। जो मेरा कॉपी चेक कर रहा होगा उसने क्या किया होगा, उसको लगा होगा कि मैं गांधीवादी विचारधारा से बिल्कुल गांधी जी के उसमें वो जो मेरा आंसर पढ़ रहा होगा। इंटरव्यू में तो ये है कि सामने वाला देख रहा है आपको, आपने किस तरह बोला तो वो आपकी भावनाएं भी समझ गया। लेकिन जब मैंने ऐसे में लिखा तो वो मुझे देख नहीं रहा है, वो मेरे वर्ड्स पे जा रहा है। तो मैंने एक्सट्रीम व्यू ले लिया और 73 मार्क्स। और मेरे को ये लगा कि मेरे 2 नंबर और ज़्यादा आ जाते तो मेरे को ये मिल जाता, इसमें IAS में हो जाता सिलेक्शन। तब 4-5 साल पहले 2 नंबर ऐसे में सिर्फ, तब नहीं मिले। उसके बाद क्या हुआ, अब जब मैंने इसमें ऐसे लिखा, जो इस वाला एग्ज़ाम था, इस वाले एग्ज़ाम में ऐसे में क्या था, दो तरह के ऐसे आने लग गए, कैसे 1, 2। इसमें टॉपिक था सेकंड वाला, मेरे सपनों का भारत। ऐसे बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल। आपको लगता होगा स्कूल में बचपन में सब लिखवाते ही हैं मेरे सपनों का भारत, लेकिन UPSC के बच्चों से पूछ लिया गया है। तो मुझे क्या लगा कि
ये वाला टॉपिक भी ऐसा है जिसमें एक्सट्रीम पॉइंट लिया जा सकता है। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मैं IRS में ऑलरेडी सेटल हूँ, तो मैं तो ये जुआ खेल सकती हूँ कि मैं क्या क्या करना है, मेरे को अपने विचार लिखने हैं ना। अब मेरे सपनों का बारे तो लोग बिल्कुल टिपिकल वही लिखेंगे कि क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल ये होना चाहिए, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए टाइप। तो मैंने उसको थोड़ा फिलोसफिकल टाइप उसको एक्सट्रीम लिख दिया। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे 146 नंबर मिला ऐसे में, 73 से जस्ट डबल। और जबकि आपकी ऐसे का मार्क्स कम हो गया, अब 250 में से मिलने लगे। तो वो जो बैठा होगा उसने चेक करा होगा और उसने देख लिया। तो ये चीज़ें हैं, ये रिस्क भी आप लोगों के उसमें नहीं है। मैं इसीलिए बता रही हूँ, एक्सट्रीम मत लीजिए। जो बैठा होगा वो एक्सट्रीम आपको नंबर भी देगा, एक्सट्रीम काट भी लेगा नंबर। हाँ, आप लेना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले लीजिए। मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने रिस्क लिया। मुझे ये था कि इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ सर्विस चाहिए भी नहीं। रैंक बढ़ेगी, IAS मिलेगा तो ही जाऊँगी, नहीं तो IRS में सेटिस्फाइड। तो इसलिए मैंने रिस्क ले लिया। और उस टाइम मुझे इंटरव्यू में केवल 160 नंबर मिले, तब भी मेरी 62 रैंक का। दूसरा, उस बच्चे ने एथिक्स पूछा मुझसे, एथिक्स की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत सारी पढ़ाई करो एथिक्स के लिए, इनको पढ़ लो, उनको पढ़ लो, थिंकर्स पढ़ लो, ये थियरी पब्लिक एड की। एथिक्स का पेपर देन एंड देयर जाके लिखा था मैंने, विदाउट एक शब्द पढ़े। एथिक्स आपका ऐसे डेवलप नहीं होता है। एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, जिसको बचपन से पढ़ रहे हो। 5वीं क्लास में नैतिक शिक्षा की किताब आती थी, पढ़ते थे ना नैतिक शिक्षा क्या होती है। अब बड़े होके उसको एथिक्स का नाम दे दो। हर एक क्लास में सिखाई जाती है मोरालिटी, सोसाइटी का आइडियल वैल्यू क्या है, क्या गलत है क्या सही है, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। थ्योरीज आपको पता है कौन सही है कौन गलत है, आपको विचारधाराएं सब थिंकर्स की पता है। स्पेशली तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको पता है सोसाइटी में क्या चीज़ सबके लिए सही है, जो भावनात्मक तरीके से सही आए, गो फॉर दैट। एथिक्स में वैसे ही लिखना, कभी वो रटी रटाई चीज़ें कभी वो मत लिखना। कुछ चीज़ें आएंगी, कोई थ्योरी पूछ लेगा कि ये वाली थ्योरी क्या है, मुझे नहीं पता, वैसा सवाल कभी आता भी है नहीं। केस स्टडी आती है या फिर आप विचार पूछते हैं और विचार की व्याख्या करा लेते हैं। मेरे स्कूल में क्या होता था, 6ठी 7वीं क्लास से ही हर रोज़ एक विचार देते थे। बोलते थे कि इस विचार का असेंबली में क्या करते थे, इस विचार की व्याख्या करो। मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ी हूँ, हरिद्वार से। विचार की व्याख्या करो, तो सारे बच्चे आते थे कि दीदी इस विचार की व्याख्या कर दो। जब थोड़ा बड़े हो गई थी तो छोटे छोटे बच्चों को तो व्याख्या करनी आती नहीं थी, बड़े ही बच्चे करते थे। तो तब मैं बहुत सारी व्याख्या करती थी डेली, हर एक विचार की। वो काम आया मेरे किसमें, एथिक्स के पेपर में। एक दिन नहीं पढ़ा मैंने एथिक्स का, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मैंने एक दिन एथिक्स का किताब छू के नहीं देखी, कुछ नहीं छू के देखा। क्योंकि पहले जब हमने लिखा था तो एथिक्स का पेपर था ही नहीं। दूसरी बार लिखा एथिक्स का पेपर आया, मैं सर्विस में थी, मैंने हार्डली 20 दिन की छुट्टी भी नहीं ली मेंस के लिए। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। 20 दिन में मैं सिर्फ रिवाइज ही कर सकती थी अपना हिस्ट्री या GS का जो स्टैटिक पार्ट। तो मैं इसको छोड़ के ही जाती है ऐसे और एथिक्स को। बट जो लिखा वो पहली बारी जब एग्ज़ाम दिया तो बहुत रट के, बहुत उसके सोच समझ के लिखा। दूसरी बारी सर्विस में आने के बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत ऑब्जर्वेशन हो गई। दूसरी बारी जब एग्ज़ाम लिख रहे थे तो कोई प्रेशर नहीं है दिमाग पे, अपने विचारों को लिख रहे हैं, अपनी तरीके से लिख रहे हैं, क्रिएटिव तरीके से लिख रहे हैं। और फ़र्क इतना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जो पहले सर्विस में सेलेक्ट हो गए हैं वही बच्चे टॉप 100 टॉप 200 में लगभग वही बच्चे रिक्रूट होते हैं। रीज़न वो ट्रेनिंग कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है। अगर वही ऑब्जर्वेशन पावर हम अभी पहले से ही बढ़ाना शुरू कर लें, वो लोग क्या करते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में चले गए, वहाँ पॉलिसीज़ पढ़ ली, गवर्नमेंट के क्लोज उसमें काम करा उन लोगों ने, तो उनकी वो बढ़ गई सोचने की क्षमता। लेकिन क्या हम उसको पहले ही नहीं बढ़ा सकते? क्या हम उसको पहले ही, अभी हम सोसाइटी में जब जा रहे हैं, अभी हम लोगों के साथ मिल रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलिए, आप गवर्नमेंट के साथ मिलिए, तो वो आपका विचारधारा को, आपकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से क्या करना, हमें क्या करना, हमारी उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या राजनीति है क्या नहीं है। बट बेटा यू आर रॉन्ग। जिस सिस्टम, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो, उसमें जो भी ऑफिसर बनोगे वो क्लोजली वही गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल पार्टी आती जाती है, स्टैटिक पार्ट वही है। गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस हैं जो हैं, जितने भी हैं, हालांकि होते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लेकिन कुछ डिसीजन जो सोसाइटी के फेवर में वो लेने उन्होंने ही हैं। तो आप बच कैसे सकते हो?
आप कहो तैयारी करते वक्त तो हम इसमें साथ नहीं है, लेकिन जब दूसरी तरफ आ जाओगे तब साथ हो। तो जो एग्जामिनर चेक कर रहा है आपके थॉट प्रोसेस, वो बेवकूफ़ थोड़ा ही है। तो ये पहले से ही जुड़ना पड़ता है। बहुत लोग बहुत गलती यही करते हैं, हमने भी करी है। जब तक हम पहले पढ़ते थे तो हमें पता ही नहीं होता था, हम गलत मानते थे। हमें क्यों जाना है, हमें ग्राम प्रधान से बात क्यों करनी है, हमें वार्ड मेंबर से या किसी से बात क्यों करनी है, हमें क्यों देखना है हमारे इसमें क्या हो रहा है। हम तो सिर्फ पढ़ाई में घुसे रहे हैं, किताबों में घुसे रहे हैं। बट अब जब यहाँ पर बैठ के समझ में आता नहीं, हम अगर उस टाइम हम उनसे थोड़ा सा बात कर लिए होते तो मेरा निगेटिव एफर्ट बच जाता है। शायद जो चीज़ें वो मुझे बहुत इजीली समझा देते, मैं अपना किताब पढ़ के भी नहीं समझ आऊँगा। तो कभी कभी जब किताबों से बोर हो जाओ, मन हट जाओ, अपनी हॉबीज़ ऐसा करो, जब भी डिटोल लेना हो, जब भी अपने आप को रिजनरेट करना हो, सोसाइटी में जाओ, डिफरेंट टाइप लोगों से बात करो, अलग अलग एरिया के लोगों से बात करो, साइंस वाले जो एक्सपर्ट है उनसे बात करो, जो आपके पॉलिटिक्स में अच्छा कर रहे हैं उनसे बात करो, गवर्नमेंट सिस्टम में चले जाओ, वहाँ से बात करो, एक बाबू से, क्लर्क से जाके बात करो। आपका कोई ईगो थोड़ा ही ना है, आप तो किसी से भी बात कर सकते हो। मेरे लिए हो सकता है कि हाँ ठीक है, मुझे वहाँ जाके बात करना थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी चेयर के लिए नहीं अच्छा हो, क्या पता, क्योंकि मैं तो चेयर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, मेरी पोस्ट। मैं तो अपने आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाके किसी के साथ भी खेल सकती हूँ, बच्चों के साथ भी खेल सकती हूँ, लेकिन जब मैं सीडीओ हूँ तब मुझे शायद उस तरह की वो ना हो, क्योंकि लोग जज करते हैं। बट तुम लोग के लिए ऐसा नहीं है, तुम लोग एक्सप्लोर करो चीज़ों को, सिस्टम पे बात करो, सवाल उठाओ, तभी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। डिस्कशन से आपके विचार अपने आप नहीं बनते हैं, विचार अपने आप क्रिएट नहीं होता है, लोगों से ही ट्रिगर होता है, फिर उसके बाद आफ्टर थॉट्स आते हैं। ऐसा साइलों में कोई एक विचार नहीं आएगा आपको, आपने कुछ पढ़ रखा होगा, उसका याद आके आपको कोई थॉट आएगा, या किसी से बात सुनी होगी तब आएगा, और उसके आप उसके निगेटिव पॉजिटिव कब सोच पाओगे, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन तो आपको समाज से ही आएगी या किताब से आएगी, और दोनों ही तरह की इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों का वोटर कार्ड बन गया है यहाँ? 18 से प्लस कितने हैं? सबका है? इससे अलग हट के सबका हो गया? वोट करने सब जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। अब तो खैर समझ में आ गया ना वोट करना क्यों ज़रूरी होता है। एक सिंपल सा फैक्ट बताती हूँ वोट करना क्यों ज़रूरी है। जितने भी गांव में लोग होते हैं ना, वो लोग कैंडिडेट को पहचानते नहीं हैं, पार्टी को पहचानते सिर्फ। उनके लिए तो ये फेस्ट होता है, गांव की महिलाओं के लिए, गांव के लोग के लिए, चलो जाओ जाके जिसने जो कहा उसने वोट कर दिया। लेकिन जो हमारा जो 30% यूथ वाला वोटर होता है, वो कैंडिडेट को पहचानता भी है, उसको पता भी है कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, बट वो वोट करने जाता ही नहीं है। अब सेलेक्ट होकर कौन आएगा? जिनको उन लोगों ने वोट दिया, जिनको समझ ही नहीं है पॉलिटिक्स की, जिनको सिस्टम की समझ ही नहीं है, फिर चुन के कौन आए आपके? दूसरे। फिर यूथ क्रिप करता है, कैसी सरकार चुन ली है, सरकार का दोष है। भाई गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारे पास वो पावर थी कि जब तुम बदल सकते थे, तुम गए नहीं हो। अब गांव की कुछ महिलाओं को जो बिना पढ़ी लिखी हैं, जो पूरी ज़िंदगी अपनी साइलोज़ में उन्होंने बिता दी है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, उनको उनके एल्डर्स ने कहा कि फलाना उसको चले जाओ वोट देने के लिए, उन्होंने जो ग्रुप बना के वो चले गए, जिसका मन आया उसको दबा दिया बिना सोचे समझे, और उसी से वो लोग हार गए, जीत गए। और फिर यूथ ये क्रिप करे कि कैसे लोग चुन के आ गए, तो ये फेयर नहीं है। आप लोग 60% ही रहता है वोटिंग टर्नआउट, 60। अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना पूरा डेटा, उसमें विलेज का डेटा ज़्यादा होता है, उनका ज़्यादा होता है। जो यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका डेटा कम होता है मेरे पास। इसलिए मैं कभी भी ऐसी गैदरिंग को कर रही होती हूँ। आज भी मैंने कैंपस एम्बेसडर्स की मीटिंग रखी है वोटिंग के लिए, क्योंकि ये भी हमें ही करना पड़ता है, हमें स्वीप बढ़ाना पड़ता है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन, तो वो बढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस फील्ड में जाना ही, आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो ना हो। जीएस में आएगा ही आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, फॉरेन पॉलिसी आएगी, आपकी थिंकर्स की विचारधारा आएगी ही आएंगी। गांधी जी की विचारधारा क्या थी, नेहरू की विचारधारा क्या थी, आपकी बाकी फॉरेन वाले थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या थी आपकी, वो आपको पता होनी ही चाहिए। आप ये नहीं कहोगे कि नहीं पता है, आप नहीं निकाल पाओगे फिर एग्ज़ाम। तो जब आप सारे पॉलिटिकल सिस्टम को आपको पढ़ना ही है, तो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा भी तो होना पड़ेगा, हम लोग अलग थोड़ा ही नहीं।
अभी भी नोटा का अधिकार दे दिया है। क्या कंसेप्ट क्या है, अगर किसी भी कैंडिडेट को से ज़्यादा नोटा को अधिकार मिल जाए तो उसका वो कैंडिडेट से निरस्त हो जाएगा। लेकिन इंडिया में आज तक नोटा को मिला ही नहीं वो, क्यों लोग जाते ही नहीं। भाई जाओ, आपको कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा, नोटा को कर लो, कम से कम एक चांस तो है कि लोग भैया तुम दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते हैं, कम से कम दूसरा बार तो हो जाएगा कुछ। लेकिन लोग जा ही नहीं रहे हैं। गांव वालों को तो नोटा का मतलब पता ही नहीं होता, समझा भी लो कितना उनको, क्योंकि वो सुन नहीं रहे होते हैं ना। मैं कितनी बार भी उनको भाषण देके जाऊँ, क्योंकि उनकी लाइफ में चीज़ें और अलग चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये इसी उसके साथ ख़त्म करती हूँ कि अभी जितना ज़्यादा आपको किताबी ज्ञान ज़रूरी है, उतना ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशनल ज्ञान भी ज़रूरी है, उतना ज़्यादा आपको सोसाइटी के साथ इंटरमिंगल होना भी ज़रूरी है। और दूसरा, यूट्यूब और ये जो वीडियोस हैं देखें ज़रूर, लेकिन इतना देखें कि आपका दिमाग में खराबी ना करे, क्योंकि ये है एडिक्टिव। ये साइंटिफिक थ्योरी आपको पता है, एडिक्टिव है। आप फेसबुक पे एक वीडियो देखते जाओगे, आपका फिंगर अपने आप ही चला जाएगा, फिर दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, ये रील, वो रील, फलाना रील। तो जितना ज़्यादा दूर रहो या कुछ बनाओगे, तो जितना ज़्यादा दूर रहोगे, देखो एजुकेशनल वीडियो देखो, एजुकेशनल वीडियो भी कम देखो। या दिन में फिक्स कर लो, मुझे दिन में बस 2-3 वीडियो देखने, या जो आपने एक दिन का टारगेट किया है, इस दिन में मेरा टॉपिक ये है, मुझे इंडियन हिस्ट्री का फलाना चैप्टर ख़त्म करना है, उससे रिलेटेड मेरा वीडियो क्या है, सिर्फ उसी वीडियो पे फोकस करो। इसके अलावा आलतू फालतू की चीज़ें मत करो। और ये करनी पड़ेंगी, हम बहुत टफ है, रियली बहुत टफ है। व्हाट्सएप भी एडिक्टिव है, इंस्टाग्राम भी एडिक्टिव है, फेसबुक भी एडिक्टिव है। आपको डेटा ये बोलता है कि आपका दिन में 3 से 4 घंटे आपका पूरा का पूरा आपका सोशल मीडिया और इन पे फालतू की चीज़ों में ख़राब होता है, जो कि आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा। थोड़ा सा हेल्प करता है, थोड़ा सा हेल्प क्या करता है, जो हेल्दी कंटेंट आप पढ़ लो वही हेल्प करेगा, बाकी के रील्स हेल्प नहीं करेगी। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हेल्दी कंटेंट नहीं आ रहा है, कई सारे डिस्कशन भी हो रहा होता है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन आपको चूज़ करना है, चॉइस इज़ योर्स। सोशल मीडिया भी, किताबें भी, बहुत वैरायटी ऑफ ज्ञान पड़ा हुआ है, आपको देखना कि आपको कौन सा ज्ञान लेना है, कौन सा ज्ञान नहीं लेना। और किसी का कोई और सवाल हो मेरा?